तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे अबाउट दी ब्रेन। ये ब्रेन पढ़ लिया था, उसके फंक्शंस पढ़ लिए थे, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था। और एक दो चीजें मुझे आपको बतानी है, उसको डिस्कस करके ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक तो मुझे जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है सर मेरे को रिफ्लेक्सेस। एक चीज पूछनी है। पूछो। सर जैसे नर्व से कोई भी सिग्नल ट्रांसफर होने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है। हाँ तो सर वो उस न्यूरोट्रांसमीटर जो दूसरी नर्व को स्टिमुलस देगा, तो उसको कंटिन्यू उस पे आके मतलब गिरना पड़ेगा ना, एक एक मतलब बैठ नहीं सकता ना उस पे। नहीं समझा, दोबारा बोलो, समझा नहीं, फिर नहीं बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अगर एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ आप इम्पल्स भेज रहे हो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, हाँ तो सर वो न्यूरोट्रांसमीटर को बार बार दूसरे वाले रिसेप्टर को, दूसरे वाले नर्व के रिसेप्टर को स्ट्राइक करते रहना पड़ेगा ना, उस पे जाके बैठ नहीं सकता ना सर वो। हाँ, तो इम्पल्स एक बार चली गई चली गई। जब देखो कंटिन्यूअसली, जब फॉर एग्जांपल मैंने कंटिन्यूअसली इसको छुआ हुआ है, तो कंटिन्यूअसली इम्पल्स जाए जा रही, जाए जा रही, जाए जा रही है। आ रही बात समझ में? तो आपने हटा दिया तो फिर नॉर्मल हो गया। क्या डाउट है? तो डाउट ही क्लियर नहीं हुआ, क्या पूछना की एग्जैक्टली कोशिश कर रहे थे? विशाल। ओके, आपको ये डायग्राम जो बनाया हो, ये नजर आ रहा है, समझ में कुछ पता चल गया इसके बारे में? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
यस हाँ सर। जी। हाँ, ये डायग्राम जो बनाया है नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ, तो ये नी जर्क रिफ्लेक्स का डायग्राम। मैं कुछ चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन बाय वन समझिएगा। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। कैसे? मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट करने के बाद उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर, ठीक है ना? ऐसे कट किया, ऊपर से ऑब्जर्व किया, फिर स्पाइनल कॉर्ड आपको नजर आ रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो एक बाहर वाला एरिया है, ठीक है? और जो बाहर वाला एरिया है उसको ग्रे मैटर बोल रहे हैं, और जो अंदर वाला एरिया है उसको व्हाइट मैटर बोल रहे हैं। रीजन वही है, साइटॉन्स एक्सॉन्स। तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, याद रखना, अंदर व्हाइट होता है, बाहर ग्रे होता है। अब बीच में एक छोटा सा कैनाल है, स्पेस है। इस स्पेस में फ्लो करेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। अब बड़ा वैसी बात है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनाई गई है? ऐसे बनाई गई है ना? ये ऐसे डायग्राम हो गया, राइट? तो ये हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड। आधी बात समझ में? मतलब कि अगर आप ऐसे देखिए, मैं गर्दन ऐसे रखूं, ठीक है ना? तो ये डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। तो ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। डॉर्सल साइड से निकलने वाली नर्व को बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, जो इनिशिएशन है। और वेंट्रल साइड से जो रीजन है शुरुआत का, जहां से नर्व जाएगी, स्पाइनल नर्व जाएगी, उसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। ये दोनों हिस्से आगे आके मिल जाते हैं और एक नर्व निकलती है। तो एक नर्व निकलेगी इस साइड से, राइट साइड से, और एक नर्व निकलेगी लेफ्ट साइड से। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के एक हिस्से से पेयर ऑफ नर्व निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड से टोटल कितनी नर्व निकलती है? 31 पेयर निकलती है, ठीक है ना? तो 31 नर्व इस साइड से, 31 नर्व इस साइड से निकलती है, और ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन हमेशा डॉर्सल साइड से आएगी। तो इंफॉर्मेशन आने वाली हमेशा डॉर्सल साइड से आती है, जाने वाली हमेशा वेंट्रल साइड से जाती है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि डॉर्सल साइड डैमेज हो गई तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, सेंसेशन फील नहीं करेंगे आप। और वेंट्रल साइड डैमेज हो गई तो इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। क्लियर पॉइंट? तो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, ये बात आप याद रखिए। आइए रिफ्लेक्सेस के ऊपर बात करते हैं। अब रिफ्लेक्सेस के ऊपर बात करें तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? इमीडिएट एक्शन, ठीक है? मैंने आपके आगे ऐसे, आपको मैंने ऐसे हाथ आगे किया और आप ऐसे डर गए, तो ये आपका रिफ्लेक्स है, ठीक है ना? अब रिफ्लेक्सेस अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ब्रेन के रिफ्लेक्स होते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, कुछ मेडुला ऑब्लंगाटा के होते हैं, जैसे आपने स्टडी किया था वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है ना? मिक्चुलेशन रिफ्लेक्स, डेफिकेशन रिफ्लेक्स, फीचर इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना? ये सारे रिफ्लेक्सेस मेडुला ऑब्लंगाटा के हैं। कुछ ब्रेन के रिफ्लेक्सेस होते हैं कि मान लीजिए आप आपने किसी चीज को हाथ लगाया और वो बहुत ही गर्म थी, तो आपने हाथ पीछे कर लिया। अगली बार आपके मन में डर बैठ गया, अब वैसी ही चीज आप दोबारा छू रहे हो तो डर लग रहा है, तो वो आपका ब्रेन के रिफ्लेक्सेस हैं। और कुछ रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में इनबिल्ट होते हैं, ठीक है ना? इनको हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्सेस आर टू टाइप, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस वो हैं जिनपे प्रीवियस कोई कंडीशन नहीं है। मतलब कि एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो भी उसी रिफ्लेक्स पे वैसे ही एक्ट करेगा, और एक 50 साल का अगर कोई इंसान है वो भी उसी रिफ्लेक्स पे वैसे ही एक्ट करेगा, सेम टू सेम। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें से एक रिफ्लेक्स का नाम है द नी जर्क रिफ्लेक्स, घुटने के झटके का रिफ्लेक्स। अभी घुटने के झटके का रिफ्लेक्स क्या है? ये नी जर्क रिफ्लेक्स से कहता है कि अगर हम आपके घुटने पे किसी हैमर से स्ट्राइक करें, घुटने पे हैमर से स्ट्राइक करें, तो आपका ये जो शैंक है, ये आपका पैर वाला हिस्सा है, इसको आप ऊपर किक करते हैं। मतलब आपका बाजू को आप ऐसे पैर लटका के बैठे, घुटने पे किसी ने स्ट्राइक किया तो आपने ऐसे अपने पैर को आगे मूव किया, लात मारी, तो नी में जर्क दिया, इसलिए नी जर्क रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स में होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। दो मसल्स हैं, एक आपके थाई के ऊपर वाली द क्वाड्रिसेप्स, और एक थाई के नीचे वाली द हैमस्ट्रिंग। जब नी में झटका आता है, नी में झटका लाने के लिए ये दोनों बोन्स एंटेगोनिस्टिक हैं, मतलब
अपोजिट इन एक्शन है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी। जैसे आपकी बाइसेप और ट्राइसेप, मैंने ऐसे हाथ फुलाया तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करी, ट्राइसेप रिलैक्स करी। ऐसे किया तो बाइसेप रिलैक्स करी, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करी। तो ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं एंटागोनास्टिक मसल्स। तो ये ऊपर वाली क्वाड्रिसेप्स है, नीचे वाली हैमस्ट्रिंग है, और ये दोनों एंटागोनास्टिक है। तो जब लात मारनी है आपने तो क्वाड्रिसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और हैमस्ट्रिंग ने रिलैक्स करना है। रिपीट, क्वाड्रिसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हैमस्ट्रिंग ने रिलैक्स करना है। इसलिए यहाँ एक निशान है गोला और डॉट जो बता रहा है ये एक्टिवेट हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है, और यहाँ गोला और क्रॉस है जो बता रहा है कि ये इनएक्टिवेट या इनहिबिट हो रही है। तो यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे आप रिलैक्स करना है। ये ऐसा होगा तो आपकी लात, आप लात मारेंगे, आप किक करेंगे। ऐसा करने के लिए होता क्या है कि जैसे ही आप किसी हैमर से यहाँ स्ट्राइक करते हैं घुटने पे, इंफॉर्मेशन जाती है मेडुला ऑब्लोंगाटा, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी जगह पे? ऑफ कोर्स डॉर्सल जगह से जाएगी, जैसा बताया था। डॉर्सल से दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक 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 इंटरन्यूरॉन के साथ वापस आती है और एक नॉर्मली वापस आती है। अब जैसे मर्जी वापस आए, इंटरन्यूरॉन के साथ आए चाहे बिना इंटरन्यूरॉन के वापस आए, वापस ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं। तो ये आपका जो आने वाला न्यूरॉन हो गया, उस दिन तो बोल रहा था। अब क्योंकि ये ब्रेन की तरफ जा रहा है तो ये एफरेंट न्यूरॉन है। उसको क्या बोलेंगे? एफरेंट न्यूरॉन, या आप सिंपली सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हैं। और जो वापस आ रहा है बेटा वो हो जाएगा इफरेंट न्यूरॉन, और उसको आप मोटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। तो सेंसरी है और कौन सा मोटर है। तो ये दो मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, एक आ रहा है क्वाड्रिसेप्स के पास जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, एक आएगा हैमस्ट्रिंग के पास जो उसको रिलैक्स कराएगा, एंड अल्टीमेटली आप किक करेंगे। और ये पूरा हो गया नी जर्क रिफ्लेक्स। तो एक रिफ्लेक्स में क्या क्या चाहिए आपको? एक सेंसरी ऑर्गन चाहिए जो आपके घुटने के टेंडन्स है, एक सेंसरी न्यूरॉन चाहिए जो ये है, मोटर न्यूरॉन चाहिए जो कि ये है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए जो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है, इफेक्टर ऑर्गन चाहिए जो कौन है? आपकी मसल्स हैं। तो पांच चीजें हैं, सेंसरी ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारा मिला के बनाते हैं रिफ्लेक्स आर्क। किसी भी रिफ्लेक्स के अंदर ये पांच चीजें कांस्टेंट रहेंगी। इन पांच चीजों के बिना कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बन सकता। क्लियर है? फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट नेचर रिफ्लेक्स। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी किसी को डाउट है तो वो मुझसे भी पूछ। ये दिमाग में गया स्नीक जर्क रिफ्लेक्स? यस सर। किसी को कोई डाउट तो यस नहीं सर, है आ इसमें? गया। आ गया ना? यस सर। ओके, आगे बात करें। हाँ ओके, स्क्रीन क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब चीज नजर आ रही है? सर ब्लर है। ब्लर ही रहती है, बीच में क्लियर भी होती है? सर थोड़े से टाइम के लिए क्लियर होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अच्छा, कोई नहीं, ये प्रॉब्लम भी एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे अगले अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और वो अगला टॉपिक है, हमें पढ़ना है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ना कुछ भी बहुत खतरनाक चीजें नहीं है। ठीक है, और बहुत ही सारी की सारी इजी चीजें, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगला पढ़ने जा रहे हैं हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ओके, तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोर्ड पे पढ़ा जाएगा क्या लिखा है मैंने सिंपैथेटिक के नीचे? नो क्या सर। सर? बोर्ड की पे पढ़ा जाएगा मैंने क्या लिखा है सिंपैथेटिक के नीचे? नहीं सर, नहीं लिखा। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सिंपैथेटिक के नीचे लिखा है फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, उड़ना, लड़ना, डरना। और पैरासिम्पैथेटिक के नीचे लिखा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो देखिए, आपकी बॉडी में दो नर्वस सिस्टम रहते हैं, दोनों तरीके के सिस्टम्स एंटागोनिस्टिक है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम एक ही है। हमने फंक्शन के बेस पे दो क्लासिफाई कर दिए, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा फंक्शन, कि एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। अब दोनों एंटागोनिस्टिक है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो सिंपैथेटिक है, लेट्स से वो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करेगा, मतलब जैसे पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में आएगा हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक हार्ट रेट बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा, ताकि आपका हार्ट रेट बैलेंस रहे, ना ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे। तो एक दूसरे को चेक करने के लिए, जैसे होता है ना गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना, तो एक दूसरे को पे चेक रखने के लिए इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, फंक्शन समझने का बड़ा आसान है। आप बस इतना याद रखिए कि इमरजेंसी सिचुएशंस, फ्लाइट, फाइट, फ्राइट में जो काम करेगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहेगा, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जो काम करेगा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहेगा। क्लियर है पॉइंट? अब आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हार्ट बीट तेज करना क्या हो गया, सिंपैथेटिक। तो इसका रिवर्स, हार्ट बीट स्लो करना क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलो दीक्षा, तुमसे शुरुआत करते हैं, बताना। हाँ सर। अच्छा दीक्षा, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन इज सिंपैथेटिक, ठीक है, तो ब्लड वेसल डायलेशन क्या होगा? सर वो पैरासिम्पेथेटिक होगा। पैरासिम्पैथेटिक होगा। और एक दो सवाल का जवाब दो। स्टिमुलेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? आवाज नहीं आ रही दीक्षा तुम्हारी, कोई बात नहीं। प्रथम आंसर देगा, प्रथम। हाँ जी सर। स्टिमुलेशन टू द सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक होगा क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इनहिबिशन टू द सलाइवरी ग्लैंड्स, सिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक। ओके पार्थ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, पैरासिम्पैथेटिक। हाँ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल रिलीज होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक। तो रिलैक्सेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, सिंपैथेटिक। सिम्पैथेटिक। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अम, जतिन आवाज आ रही है? यस सर। मैंने आपको रिलीज ऑफ यूरिन क्या बताया था, सिंपैथेटिक बताया था पैरासिम्पैथेटिक बताया था? सिंपैथेटिक। नहीं, रिलीज ऑफ यूरिन पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब दो तीन सवालों का जवाब देना इसी कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये यूरिनरी ब्लैडर, सर वो सिंपैथेटिक होगा। सर बेटा यूरिनरी रिलीज ऑफ, ब्लैडर को पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करें। जतिन एक बात बताओ, रिलीज ऑफ यूरिन के लिए गॉल ब्लैडर को, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए? सर रिलैक्स करना चाहिए। बेटा ब्लैडर को दबाएगा तो यूरिन बाहर आएगा ना।
यूरिनरी ब्लैडर को यस दबाएगा सर, तो यस ही सर, यूरिन यस बाहर सर। आएगा ना। तो यूरिन रिलीज करने के लिए ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और यूरिन रिलीज होता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर क्या हो गया फिर? पैरासिम्पैथेटिक। अगला सवाल आप ही जवाब देंगे। ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, हाँ ये जी सर। इसका रिलैक्स करना सिंपैथेटिक होगा पैरासिम्पैथेटिक? ये तो विल पर होएगा, तो ये पैरासिम्पैथेटिक होगा। नहीं, विल्पर वाला नहीं, दो होते हैं, इनर और आउटर होता है, इनर की बात कर रहा हूं। तो स्फिंक्टर का रिलैक्स करना सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सर पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ही होगा, क्योंकि स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो ये तो हाँ जी यूरिन सर। बाहर जाएगा, है ना। तो यूरिन का हाँ जी सर। तो क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक। अब इसका रिवर्स, यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्स करना या यूरिनरी स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये दोनों क्या रहेंगे? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक। रहेंगे। समझ गया ना। अच्छा, अगला यस सवाल सर। शशांक। स्टिमुलेशन टू द स्वेट ग्लैंड। पार्डन सर। स्टिमुलेशन टू द स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेशन। सर हाँ सर, सिंपैथेटिक करेगा। सिंपैथेटिक करेगा, फ्लाइट एंड फाइट है ना, लड़ाई करोगे तो ही पसीना आएगा। तो यही बेसिक बेसिक ऐसी चीजें हैं कि हाँ भाई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सिंपैथेटिक, हार्ट रेट तेज होना सिंपैथेटिक, अब यूरिन रिलीज होना पैरासिम्पैथेटिक है। तो ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट करना और स्फिंक्टर का रिलैक्स करना पैरासिम्पैथेटिक हो गया, और इसका रिवर्स क्या हो गया, सिंपैथेटिक हो गया। स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेशन किया, पसीना आया, सिंपैथेटिक। स्लैविक ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, पैरासिम्पैथेटिक। डोमेस्टिक को स्टिमुलेट किया, पैंक्रियास को स्टिमुलेट किया, स्टमक से एचसीएल रिलीज किया, ये सब डाइजेशन कर रहे हैं, ये सब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक। ये सारी बातें क्लियर है, आ रही है बात समझ में? यस आपने यस सुना सर। होगा कि आपको ऐसा सर लगे कि खाना खाते ही दौड़ना भागना है, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आपने जब खाना खाया है तब उसको डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, 100 चीजें करने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। आपने दौड़ भाग के सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर दिया, तो डाइजेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो प्रॉपर डाइजेशन होगा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे तक या 1 घंटे तक कोई खास एक्सरसाइज या कोई खास फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। हल्का बहुत इज बेटर, जो सर्कुलेशन को बढ़ाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या कोई हेवी एक्सरसाइज, कोई जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को कोई डाउट? नो सर। एक बात बताओ, इजैकुलेशन क्या होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? हाँ जी, इजैकुलेशन। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आ जाएगा आंसर। प्रथम, प्रथम है क्या यहाँ पे? जी सर। प्रथम एक बात बताओ, इजैकुलेशन और मिक्चुरेशन एक साथ हो सकता है? जी सर। इजैकुलेशन और रिलीज ऑफ यूरिन एक साथ होगा? सर ये तो दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे। इजैकुलेशन ऑफ और रिलीज ऑफ यूरिन कभी भी साथ में नहीं होता, क्यों शशांक? ये कॉन्सेप्ट है ना। हाँ जी सर। आंसर इसका यही है कि रिलीज ऑफ यूरिन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, और इजैकुलेशन है सिंपैथेटिक। तो इसलिए कभी सिंपैथेटिक। भी दोनों अपोजिट चीजें हैं, दोनों एकदम एकदम अपोजिट हैं। एक एक्टिवेट होगा, दूसरे को इनएक्टिवेट होना ही पड़ेगा। तो रिलीज ऑफ यूरिन होगा, तो क्योंकि सिंपैथेटिक इनएक्टिवेट हो गया उस टाइम पे, इसलिए इजैकुलेशन नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट यही है कि क्योंकि दोनों अपोजिट नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए दोनों कभी भी साथ में
नहीं होते हैं। रिलीज ऑफ यूरिन पैरासिम्पथेटिक, इजैकुलेशन सिंपैथेटिक। बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, है ना, सोमैटिक के नहीं है। आगे बात समझ में, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, मतलब उस नर्वस सिस्टम के जो इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कोई पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नहीं होता, वॉलंटरी वॉलंटरी होता है, बस मेरी मर्जी से चलता है, ठीक है ना। तो ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इतनी बात सबको क्लियर होगी आई सपोज, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करें। यस सर। आगे बात करेंगे आई। कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ेगा, डाउट होंगे तो मुझसे पूछेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना के। आई में कुछ भी बहुत खतरनाक नहीं है समझने में। सबसे बाहर की लेयर जो आई की है, इसको आप कॉर्निया बुलाते हैं, सॉरी, इसको आप स्क्लेरा बुलाते हैं, ठीक है। उससे अंदर जो लेयर है, उससे अंदर जो लेयर है वो ब्लू से कलर की है, उसे आप कोरॉइड बुलाते हैं। तो आप सबसे बाहर वाली को स्क्लेरा बुलाते हैं, उससे अंदर वाली को क्या बुलाते हैं, कोरॉइड बुलाते हैं, और उससे अंदर वाली को आप रेटिना बुलाते हैं। लेकिन अभी मैं आगे बता रहा हूँ, आपका स्क्लेरा काफी आगे तक है, लेकिन फाइनली जब आप और आगे जाते हैं तब आपके स्क्लेरा का एक एक्सटेंशन है जो ट्रांसपेरेंट है। कैसा एक्सटेंशन है, ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन है। अब ये जो आपका ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एवास्कुलर होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। मतलब न्यूरॉन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, ब्लड की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन, चलो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इतना क्लियर है। तो स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन कॉर्निया है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसको आप नहीं देख सकते, ठीक। ओके, अब सबसे अंदर वाला लेयर रहता है रेटिना। पहले कोरॉइड की बात बताता हूँ। कोरॉइड यहाँ पे आके एक्सटेंडेड है, देखना चलो ध्यान से। अच्छा, ये आपका कोरॉइड है, कोरॉइड इज पिगमेंटेड, ये पिगमेंटेड रहता है, हाईली वैस्कुलर रहता है, पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड है मतलब डार्क इन कलर है, यहाँ ब्लू है, और आगे आके और हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है। और जहां पर ये हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है, ज्यादा डार्क हो जाता है, इस पार्ट को बेटा हम आइरिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, आइरिस। तो ये आइरिस है, ये जो डार्क हाइपर पिगमेंटेड वाला स्ट्रक्चर है। अब और क्या है, फिर यहाँ पे ये मसल्स हैं, जिसको हम बुलाते हैं, इनका बड़ा ही प्यारा नाम है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है सिलेरी मसल। मतलब सिलेरी मसल और आइरिस दोनों ही जो है कोरॉइड के क्या है, एक्सटेंशन है। तो कोरॉइड का ही हाइपर पिगमेंटेड पार्ट है, आगे मस्कुलर है, और पिगमेंटेड पार्ट है आइरिस मसल। आइरिस भी मसल है, और साथ में कौन सी मसल है, सिलेरी मसल्स हैं। आइरिस में दो तरीके के मसल्स हैं, ठीक है, एक सर्कुलर है, एक रेडियल है, ठीक है ना। सर्कुलर और रेडियल अगेन एंटागोनास्टिक है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी।
दूसरी रिलैक्स करेगी तो पहली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रेडियल रिलैक्स, रेडियल रिलैक्स करेगी तो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट? ओके, आगे समझाता हूं। सिलियरी मसल्स के अपने लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स बना दिए मैंने, फाइब्रस पार्ट को लिगामेंट बोल रहे हैं। और फिर सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड आपका बाई कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? बाई कन्वेक्स लेंस है। लेंस का छोटा सा हिस्सा बाहर से विजिबल है, ये लेंस का छोटा सा हिस्सा बाहर से विजिबल है, इसको हम प्यूपिल बुलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये हिस्सा प्यूपिल है, ठीक। फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी रेटिना है। रेटिना सेंसरी है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये सारे न्यूरॉन्स ये ऐसे 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 जा रहे हैं, ये हाईली सेंसरी पार्ट है रेटिना का। और ये सारे न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर जगह से बाहर निकल रहे हैं ऑप्टिक नर्व बन के। तो ये ऑप्टिक नर्व बन के बाहर निकले, जिस जगह बाहर निकले हैं वहां पे रेटिना का एपिथेलिया नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला? ये रेटिना है, रेटिना सेंसरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन्स है। अब ये सारे न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएंगे नर्व बन के, जहां से बाहर जाएंगे वहां रेटिना नहीं है, और क्योंकि रेटिना नहीं है उस हिस्से पे कोई इमेज नहीं बनेगी, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। तो वो क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां कोई इमेज नहीं बनेगी। एक और स्पॉट है, लेंस के सीधा परपेंडिकुलर पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे एक डिप रहेगा, वो डिप येलोइश कलर का रहेगा, ठीक है ना। इस येलोइश कलर के डिप को बोलते हैं हम मैक्युला लूटिया। मैक्युला और ल्यूटिन पिगमेंट है तो मैक्युला लूटिया बोलते हैं, येलो कलर का होता है। इस येलो कलर के डिप में एक स्ट्रक्चर होता है बीचों बीच फोविया, और उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। और इस फोविया सेंट्रालिस को हम मैक्युला लूटिया को हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं, और फोविया सेंट्रालिस वो जगह है येलो स्पॉट में जहां पे सबसे शार्प इमेज बनती है। तो यहां पर एक जगह है नोन एज फोविया सेंट्रालिस, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा मैक्युला लूटिया, बीच में एक जगह है नोन एज फोविया सेंट्रालिस जहां पे सबसे ज्यादा शार्प इमेज बनेगी, और एक है ब्लाइंड स्पॉट जहां रेटिना नहीं है, तो वहां पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है पॉइंट? एक दो छोटे छोटे और पॉइंट्स है स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। यहाँ पे जेल लाइक कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्योंकि जेल लाइक है। और यहाँ पानी लाइक केमिकल है, उसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर बनाने वाला यहाँ पर एक छोटा सा कैनाल है, बनाने वाले सॉरी, एक्वस ह्यूमर एक्स्ट्रा को ड्रेन करने वाला, जो फालतू एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली बनता रहता है, पुराना ड्रेन ऑफ होता रहता है, पुराने एक्वस ह्यूमर को लेके जाने वाला रेगुलरली कैनाल ऑफ श्लेम है। कैनाल ऑफ श्लेम, SCHLEMN, SCHLEMN, श्लेम। इसके अलावा आखिरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें जगह जगह नहीं है बताने की, लेकिन ऊपर की तरफ एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है कॉर्निया के ऊपर जो हाईली वेस्कुलर होती है, उसको आप सर कंजक्टिवा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मैं सब बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। तो कॉर्निया के ऊपर एक हाईली वेस्कुलर लेयर है जिसको आप कंजक्टिवा बुलाते हैं। अब मुझे बताओ क्या क्लियर नहीं था? क्या मैंने बोला जो क्लियर नहीं था? मैक्यूला वाला जो बोला था। ये डायग्राम नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताओ ये डायग्राम नजर आ रहा है आप लोगों को? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, स्क्रीन भी चली गई थी। अभी स्क्रीन नजर आ रही है, डायग्राम नजर आ रहा है? हाँ जी सर, पर पूरा ही ब्लर है। ब्लर है?
सबको ब्लर ही नजर आ रहा है डायग्राम? यस सर। यस सर। सर अब क्लियर हो गया कुछ हद तक काफी। क्लियर हो गया? लेकिन हाँ जी सीधा सर। नजर आ रहा है, मुझे तो उल्टा नजर आ रहा है। सर हमें लिखा हुआ आ रहा है समझ में। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरे सामने तो मेरे को तो मिरर इमेज नजर आ रही है, तुमको क्लियर नजर आ रहा है? हाँ सर सीधा दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उल्टा दिख रहा है, आपको सीधा दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो अब डायग्राम एकदम क्लियर है। सर वो वाला पॉइंट बता दो, वहां से आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई थी जो आपने लास्ट पॉइंट आप बताया था। पॉइंट में बता दूंगा, ठीक है? पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। पॉइंट में आपको सारे मैं इसको थोड़ा सा branding के लिए कर दूं। हाँ, तो ओके, तो आपको क्या समझना है, कौन सा पॉइंट समझना है? सर लास्ट जो आपने मैं सुनाई दिया था वो था कि एक्स्ट्रा विट्रस वाला वो बाहर निकल चली जाएगी कैनाल के बाद, जो आपने बोला था। हाँ, वही बता रहा था मैं। ये देखो, ये हिस्सा पानी है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस। ये जेल लाइक है विट्रियस। विट्रियस जो बन गया सो बन गया, जिंदगी भर वही बना रहता है, चेंज नहीं होता। एक्वस जो बना है उसने बदलना है, वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ब्लड वेसल आती है, उसके फ्लूइड से बनता रहता है। एक्स्ट्रा यहाँ से निकलना है, उसको बोल रहे हैं कैनाल ऑफ श्लेम, ठीक है ना? कभी कभी कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाता है। अब कैनाल ऑफ श्लेम अगर ब्लॉक हो गया तो एक्वस ह्यूमर बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा, प्रेशर लगाएगा, विजिबिलिटी क्लियर नहीं करेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और इसमें विजन ब्लर हो जाएगा, उसको बोलते हैं काला मोतिया। तो काला मोतिया, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ग्लाउकोमा, GLAU, ग्लाउ, COMA, ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा यानी काला मोतिया, कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ श्लेम। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। दूसरा कॉन्सेप्ट, मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपने, कि आपका लेंस कनेक्टेड है सिलियरी मसल्स, राइट? अब सिलियरी मसल्स का फंक्शन आप समझिए जरा, मेरे मेरे सामने ध्यान देना। ये आपका लेंस है, मेरा हाथ नजर आ रहा है सब लोगों को, राइट? यस सर। यस सर। ओके, ये आपका लेंस है, ठीक है? अभी आपका लेंस, मान लो नॉर्मल पोजीशन में आपका लेंस ऐसा रहता है, ऐसा, मतलब इलोंगेटेड, ठीक है? नॉर्मल पोजीशन में आपका लेंस ऐसा रहेगा, कैसा? इलोंगेटेड, राइट? अब जैसे ही आप सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करते लेंस ये हो गया, रिलैक्स किया, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करी, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल्स रिलैक्स, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल्स रिलैक्स। अब मुझे ये बताओ कि जब लेंस ऐसा हुआ तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई या कम हो गई?
बता दो भाई। सब बढ़ गई। हाँ, फोकल बढ़ लेंथ बढ़ जाएगी गई, सर। घट जाएगी। दीक्षा फैसला कर लो, बढ़ेगी या घटेगी। ये ऐसे करके फोकल लेंथ घट जाती है, बढ़ जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे करते ही कुछ सर घट छोटा हो जाएगा, गया, स्फेयर छोटा हो छोटा गया। होगा तो घट जाएगा। तो जब जब स्फेयर पूरा छोटा हो गया तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया तो फोकल लेंथ तो फोकल छोटी हो लेंथ गई। छोटी हो जाएगी। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे खींचोगे लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी कि तो नियर ऑब्जेक्ट में फोकस करोगे कि फार ऑब्जेक्ट में फोकस करोगे। नियर ऑब्जेक्ट पे। यस, तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, फोकल लेंथ कम हो गई, फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। पास वाले। सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर गई, लेंस इलोंगेट हो गया, फोकसिंग ऑन फार ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल पोजीशन क्या होती है अभी? नॉर्मल पोजीशन क्या है आपके लेंस की? ऐसी नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसीलिए जब आपको पास का देखना होता है, आपकी आंखों में जोर ज्यादा लगता है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ज्यादा पास से देखोगे आंखें दर्द होने लगेंगी, छोटा पड़ेगा। लेकिन दूर का देखने के लिए आपकी आंखें एकदम रिलैक्स रहती है। ये क्लियर है ना? दूर का देखते तो आंखों में जोर लगाना पड़ता है क्या? नहीं सर। आंखों पे जोर कब पड़ता है? जब आप जितना पास लेके आते हैं चीजों को। ये क्लियर है ना? यस सर। हाँ, भूलना नहीं इस बात को। अच्छा, ओल्ड एज के साथ सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हो जाती है तो आपको पास का देखने में दिक्कत आएगी, दूर का देखने में दिक्कत आएगी। पास का देखने में। पास का देखने में दिक्कत आएगी क्योंकि सिलेरी मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो डिसऑर्डर को बोलेंगे हम प्रेस बायोपिया, PRES, प्रेस, BYOPIA, प्रेस बायोपिया। इसमें पास की नजर कमजोर हो जाती है एज के साथ। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रेस बायोपिया इज हाइपरमेट्रोपिया ऑफ ओल्ड एज। अगर पास का क्लियर नजर ना आए, दूर का नजर आए, यानी आपको आपका लॉन्ग साइटेड विजन हो। लॉन्ग साइटेड विजन मतलब दूर का नजर आ रहा है, पास में दिक्कत है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। वो जब ओल्ड एज में हो जाता है तो उसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। नॉर्मली किसी वजह से हो जाएगा, अगर पास का दिखना बंद हो जाएगा या कम दिखेगा तो उसको सिंपली हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। और इसका रिवर्स, कि दूर का दिखना क्लियर ना हो, जैसे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे दूर का क्लियर नजर नहीं आता, तो मेरे को जो डिसऑर्डर है उसे बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया। यानी शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब पास का नजर आता है, दूर का नहीं आता। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट की साइट ठीक है, और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब लॉन्ग की साइट ठीक है, पास की दिक्कत है। क्लियर है पॉइंट? तो ये नाम रहेंगे मायोपिया, द शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, again long sightedness of old age because of weakening of ciliary muscles, and glaucoma, the काला मोतिया, जब आपका कैनाल ऑफ श्लेम क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा किसी वजह से। अगर आपका लेंस या कॉर्निया दोनों में से कोई ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसलूसेंट हो गया या ओपेक हो गया, तो उस केस में हम क्या बुलाएंगे? उस केस में हम बोलेंगे कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया इज द ओपेक और बिकमिंग ओपेक ऑफ लेंस, या आप बोल सकते हैं कौन? द ये कॉर्निया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, कॉर्निया एवास्कुलर है, कॉन्जक्टिवा वास्कुलर है। तो आपकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं जब कोई इंफ्लेमेशन हो जाता है, या चिकनगुनिया में भी ऐसा होता है, इंफ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा में इंफ्लेमेशन होगा तो ब्लड कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, ब्लड कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, तो वो लाल लाल नजर आएगा। तो आंखें लाल नजर आती हैं, वो कॉर्निया नहीं, कंजक्टिवा का इंफ्लेमेशन है, इसलिए बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और कॉर्निया तो एवास्कुलर है, इसलिए कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, वो अपना ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट? यस सर। ब्लाइंड स्पॉट क्लियर है? येलो स्पॉट क्लियर है? तो ब्लाइंड स्पॉट का यूज क्या होता है वैसे? यूज बताता हूं। जो आपकी ऑप्टिक नर्व है भाई, आंखों से देखोगे
तो देखेंगे कि आंखें देखती है या ब्रेन देखता है? आंखों के थ्रू ब्रेन देखता है। आंखों के थ्रू ब्रेन देखता है ना, तो ब्रेन को अगर दिखाना है तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हाँ ऑप्टिक जी नर्व सर। जाएगी कौन से रीजन में जाएगी? ब्रेन तो पढ़ लिया तुमने, ऑप्टिक नर्व कौन से हिस्से में जाएगी? ये तुमको ब्रेन पढ़ाया था ना मैंने, ये देखने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का? ऑक्सीपिटल। हाँ, ऑसिपिटल लोब, ठीक है ना। तो ऑसिपिटल लोब के कॉर्टेक्स रीजन में जाएगी, उसको बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। और विजुअल टेम्पोरल एरिया। लोब का, हाँ टेम्पोरल लोब का भी कॉर्टेक्स रीजन होता है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी, याद रखना कॉर्टेक्स रीजन में जाती है, कॉर्टेक्स नीचे वाला रीजन है ब्रेन का। तो कॉर्टेक्स रीजन में जाती है, ऑप्टिकल कॉर्टेक्स में जाती है कौन? ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व है ये? इट इज क्रेनियल नर्व है, मतलब इसका ओरिजिनेशन ब्रेन से हो रहा है, ये स्पाइनल नर्व नहीं है, ये क्रेनियल नर्व है। और आई में आ रही है, ठीक है ना। कहां से आ रही है? ब्रेन से आ रही है। अच्छा, तो ये जो नर्व है ब्रेन से इसका ओरिजिनेशन है। और ये है आपकी नर्व नंबर 2। क्रेनियल नर्व आपकी 12 पेयर है, उसमें नर्व नंबर 2 आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है ना। और नर्व नंबर 8 आपकी ऑडिटरी नर्व है। तो आगे मैं ये पढ़ाऊंगा ऑडिटरी नर्व, वो नर्व नंबर 8 है, इसे याद रखिएगा, नर्व नंबर 2 है। यहाँ पे कोई डाउट? तो मैं वही बता रहा था कि ऑप्टिक नर्व जाएगी तो कहीं से तो निकलेगी ना, तो जहां से निकलेगी वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड तो स्पॉट का सर ये ब्लाइंड स्पॉट एक फायदा। पैसेज है। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व मतलब कह सकते हो आ रही है, या आप कह सकते हो जा रही है। और एंट्री भी होती है किस चीज की? ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स भी यहां से आती है। तो ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स रेटिना में जहां एंटर कर रही है या आई में जहां एंटर कर रही है बेटा, वो स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इट इज अ कॉमन स्पॉट फॉर entry and exit of optic nerve, of blood vessels and optic nerve respectively. Entry and exit of blood vessels and optic nerve respectively. Clear? यस सर। अच्छा, ये जो हिस्सा है जिसको आप येलो स्पॉट बोल रहे हैं, इसको इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया और फोबिया सेंट्रलिस में डिफरेंस क्लियर है? क्या सर? मैकुला लूटिया और फोबिया सेंट्रलिस में डिफरेंस क्लियर है भाई? सर और मैक्यूला का सेंट्रल है ना? क्या बोल रहे हो? सर हाँ, बोल क्या बोल रहे हो? मैक्यूला लुटिया का सेंट्रल पिट फोविया सेंट्रलिस है ना? हाँ, मैकुलर लुटिया बस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, येलो स्पॉट बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो पार्ट जो है जहां पर सबसे शार्प इमेज बनेगी, उसको हम बोल रहे हैं दी फोविया सेंट्रालिस। तो फोविया सेंट्रालिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैकुलर लुटिया इज अ डिफरेंट थिंग। मैकुलर लुटिया पे फोविया सेंट्रालिस है। तो क्वेश्चन आएगा कि शार्पेस्ट इमेज कहाँ बनती है, तो आंसर येलो स्पॉट नहीं है, आंसर फोबिया सेंट्रालिस है। अगर फोबिया सेंट्रालिस ऑप्शन में है तो। हाँ, फोबिया सेंट्रालिस ऑप्शन में नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर येलो स्पॉट। ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब आखिरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको दिमाग में डाल लेना। ये मिटा रहा हूं। आई खत्म हो गया। और कितना पढ़ोगे? अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, दो चीजें बताने वाली है, बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं बचा, बस जो मेजर वैसे बता दिया। बाकी एनसीईआरटी पढ़ना, वो डाउट होगा तो पूछना। सर हम जो सुबह सो के उठते हैं तो हमारी आंखों में से व्हाइट व्हाइट जो निकलता है गंदा सा, वो क्या चीज होती है? देखो, वो आपके एक ग्लैंड है, ठीक है ना, टार्सल ग्लैंड कहते हैं उसको। अब ठीक है ना,
तो उसका सेक्रेशन है वो। तो वो 2-3 ग्लैंड और होते हैं, ग्लैंड ऑफ जीज, ग्लैंड ऑफ मॉल। तो ग्लैंड ऑफ जीज का सेक्रेशन है वो। तो वो सब आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अभी आप फिलहाल जानने दें। अभी आप गंदा ही जरा होता सा है ना उसमें, वैसे वो। हाँ वो ग्लैंड की सेक्रेशन है। तो आपकी आंखों को चिपकाने के लिए, जब आप सो रहे हो तो आपकी आंखें चिपकी रहे, आराम से बंद रहे, ठीक है। 2-3 ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल होता है, मेबोनियल होता है, जीज होता है, मॉल होता है। मेरे पास ना तो ये समय है, ना ये अप्रोप्रिएट कोर्स है इन सब की डिटेल्स के बारे में बात करने के। तो अभी हम जो मैक्सिमम डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है नीड से, उसकी बात करते हैं। बात क्या ध्यान रखने वाली है, मेरी बात ध्यान सुनना। आपका ये रेटिना है, ठीक है ना। रेटिना के बाद फिर आपका कोरॉइड है, फिर आपका ये स्क्लेरा है। तो ये रेटिना है, ये कोरॉइड है, ये स्क्लेरा है, ठीक। आपके रेटिना में जो न्यूरॉन का एसोसिएशन है वो कुछ इस तरीके से कि यहां पर न्यूरॉन्स हैं, उन्हें बोलते हैं हम गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। यही न्यूरॉन्स जाके आपकी ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व लिखा मैंने ऑन। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जुड़े हुए बाइपोलर न्यूरॉन से, और बाइपोलर न्यूरॉन से जुड़े हुए आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है या रिसेप्टिव न्यूरॉन्स है। तो पहले सेंसरी न्यूरॉन्स है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स है, फिर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, फिर जाके ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड हो रहा है। तो इस तरीके से आपका आपके रेटिना पे सेंसेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन सेंस करने वाले, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पकड़ने वाले ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो 2 तरीके के आपके पास रहेंगे, रॉड्स एंड दूसरे रहेंगे कोन्स, ठीक है ना, रॉड्स एंड कोन्स। तो ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके समझने के लिए। रॉड्स एंड कोन्स में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है पहले मैं बता देता हूं। रॉड्स के पास एक पिगमेंट है रोडॉप्सिन, जो मिलकर बना है रेटिनल ऑप्शन से। रेटिनल पिगमेंट कांस्टेंट रहेगा रॉड्स के लिए भी और कोन्स के लिए भी, बस ऑप्शन बदल जाता है। कोन्स के लिए 3 तरीके का ऑप्शन है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और कोन्स 3 तरह का ऑप्शन है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ब्लू कलर का ऑप्शन, ठीक है, ब्लू कोन्स के लिए, ग्रीन कलर का ऑप्शन ग्रीन कोन्स के लिए, रेड कलर का ऑप्शन रेड कोन्स के लिए, व्हिच आर नोन एज साइनॉप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड एरिथ्रोप्सिन। नाम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पिगमेंट है, ये प्रोटीन है। रॉड्स एंड कोन्स में पिगमेंट प्रोटीन दोनों रहेंगे, बस प्रोटीन बदल जाएगा, पिगमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज रेटिनल। दोनों के लिए, रॉड्स और कोन्स दोनों के लिए, ठीक है। बस कोन्स की जो पिगमेंट है ओवरऑल, उसको हम रोडॉप्सिन ना बोल के आइडॉप्सिन बोल देते हैं। तो आइडॉप्सिन इज फॉर कोन्स एंड रोडॉप्सिन इज फॉर रॉड्स। अब देखिए डिफरेंस, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि कोन्स में आपके पास ब्लू, ग्रीन, रेड 3 तरीके के कोन्स हैं। तो जो कोन्स हैं वो आपके कलर के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला पॉइंट। कोन्स आपको रंग दिखाएंगे, ठीक है, और ऑफ कोर्स इमेज तो बनाएंगे बनाएंगे। और आपकी जो इमेज बनाने वाले हैं वो रॉड्स और कोन्स दोनों हैं। तो अगर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है ना, अगर आप मुझे देख सकते हो या आप ब्लैक बोर्ड अगर देख सकते हो, तो इसकी वजह रॉड्स और कोन्स दोनों है। और ब्लैक बोर्ड पे अगर आप अलग अलग कलर देख सकते हो, ठीक है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कौन है, कोन्स है। क्लियर? अच्छा, कोन्स और भी कैसे अलग है रॉड से? कोन्स और रॉड्स में एक और डिफरेंस है, कोन्स को इंपल्स देने के लिए आपको ज्यादा फोटॉन्स चाहिए। मतलब कोन्स की सेंसिटिविटी काफी लो है, मतलब मुझे ज्यादा लाइट चाहिए होगी, ज्यादा फोटॉन्स चाहिए होंगे अगर मुझे कोन्स को एक्टिवेट करना है। यानी जब आप एक ब्राइट रूम में जाते हैं और चीजें देखते हैं, तो उसमें रॉड्स एंड कोन्स दोनों ही मदद कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि कोन्स डिम लाइट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा लाइट चाहिए, तो डिम लाइट में कोन्स स्टिमुलेट नहीं होंगे। तब आपको इमेज बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल है। तो डिम लाइट विजन के लिए
या मून लाइट विजन के लिए, जिसको हम स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं, स्कोटॉपिक एससीओ है ना, स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं, उसके लिए रॉड्स हैं। और जो आपका ब्राइट लाइट विजन है उसको आप फोटोपिक विजन बोलते हैं, है ना, फूसा लाइट वाला विजन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है डिफरेंस, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब काम कैसा होता है, सबसे जब पहले जब लाइट स्ट्राइक करती है तो रॉड्स एंड कोन्स स्टिमुलेट होते हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं रोडोप्सिन स्प्लिट कर जाता है, रेटिनल अलग ऑप्सिन अलग, ठीक है ना, कोन्स भी में भी होता है रेटिनल अलग और प्रोटीन अलग। तो इस स्प्लिटिंग की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल यहां से यहां बाइपोलर न्यूरॉन्स पे, बाइपोलर न्यूरॉन से जी फॉर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में जाता है, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से ऑप्टिक नर्व में जाता है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाता है। तो इंफॉर्मेशन की अगर मैं कन्वे करूं कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जा रही है, तो आप क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन का ऑर्डर क्या है, इंफॉर्मेशन का ऑर्डर है एक मिनट, इसमें एक छोटी गड़बड़ है, उसको मैं करेक्ट करता हूं। ये ऐसे नहीं है, आई एम सॉरी, ये मुझसे छोटी सी गड़बड़ हो गई है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ बाइपोलर न्यूरॉन्स, और यहाँ गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और ये ऐसे इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर इस तरीके से रहता है लोकेशन के वाइज पे। ये मैंने मैडम मिस्टेक, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक। ओके, मतलब जितने भी सेल्स रहेंगे सब ऐसे आएंगे, यहाँ पे सेंसरी, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक, और ये इस तरीके से। ओके, ये करेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है ना, मतलब रेटिना से जुड़े हुए रॉड्स एंड कोन्स, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स है, फिर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है। तो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से इंपल्स ट्रांसफर हो रही है ऑप्टिक नर्व में, तो ऑर्डर यही रहेगा इंपल्स ट्रांसमिशन का, सेंसरी न्यूरॉन, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, फिर आपकी नर्व, ऑप्टिक नर्व, और फिर नर्व से अल्टीमेटली ब्रेन। लेकिन एक चीज बदल जाएगी, क्या बदलेगा, ध्यान समझेगा। कभी कभार आपसे ऐसे पूछता है कि अंदर से बाहर जाएं तो ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना जब आप अंदर से बाहर जाओगे मतलब कि आई के अंदर से स्क्लेरा की तरफ मूव करोगे, आई के अंदर से स्क्लेरा की तरफ मूव करोगे, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा लोकेशन के हिसाब से गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, रेटिना, फिर आपका स्क्लेरा स्क्लेरा। तो जब अगर आप लाइट की डायरेक्शन में बात करें कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लाइट तो यहां से आ रही है ना, आपका लेंस तो यहाँ है ना, तो लाइट कैसे आ रही है, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। तो कोई पूछेगा लाइट पहले कहाँ, लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो उसका डायरेक्शन रहेगा गैंग्लियोनिक, बाइपोलर और सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन लाइट को कैप्चर करने वाले, इंपल्स जनरेट करके आगे ट्रांसफर करने वाले इंफॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, सेंसरी, बाइपोलर एंड फिर गैंग्लियोनिक, फिर ऑप्टिक नर्व। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता रहा हूं, ये समझ में आया? सर मतलब पहले लाइट सेंसरी तक जाएगी, फिर घूम के इंफॉर्मेशन उल्टी आके फिर आएगी हाँ, ऑप्टिक पे। इंफॉर्मेशन उल्टी आके फिर उधर से ऑप्टिक नर्व से निकलती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, जब क्वेश्चन आए तो देख लेना वो क्या पूछ रहा है, वो लोकेशन पूछ रहा है या इंपल्स ट्रांसमिशन पूछ रहा है। अगर वो लोकेशन पूछेगा तो जी बी ऐसा आएगा, गैंग्लियोनिक, बाइपोलर, सेंसरी। और अगर वो इंपल्स ट्रांसमिशन पूछेगा तो सेंसरी, बाइपोलर, फिर गैंग्लियोनिक। समझ गए? यस सर। ओके, अच्छा, तो बस यही डिफरेंस बताना मुझे रॉड्स और कोन्स के बारे में, ठीक है। दीक्षा क्लियर है?
दिशा यहाँ पे नहीं चली गई है? नहीं है सर प्रथम वो क्लियर है ये? हाँ जी प्रथम सर। हाँ जी सर। क्लियर है ये? हाँ जी ओके, सर। तो एक बार जो आई वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। रॉड्स क्या कर रहे हैं, कोन्स क्या कर रहे हैं, एडॉप्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो और अच्छा एक चीज, एक दो चीजें, एक दो कॉन्सेप्ट्स और है। कोई आपसे पूछता है एकोमोडेशन ऑफ आई, तो एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है कभी दूर फोकस करना, कभी पास फोकस करना, कभी दूर फोकस करना, कभी पास फोकस करना। तो एकोमोडेशन ऑफ आई के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होगी? स्टूडेंट्स, एकोमोडेशन ऑफ आई के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होगी भाई? सर सीलियरी मसल्स। सिलेरी मसल। इतना सिंपल है कि भाई वही तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करे तो सिलेरी मसल इज रिस्पॉन्सिबल एकोमोडेशन ऑफ आई। अगला कॉन्सेप्ट है लाइट एंटरिंग द आई, उसे कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस। आइरिस। क्यों? क्योंकि आपका जो आइरिस है वो जो मसल है, ये मसल है, ये जब पीछे हो जाएगी तो फिर लाइट ज्यादा एंटर कर सकती है, ठीक है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी तो फिर लाइट लाइट की एंट्री को तो प्यूपिल नहीं करता, आयरिस लाइट तो कम कलर एंटर देता है करेगी। ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टीमेटली लाइट का जो एंट्री और एग्जिट है वो कहां से हो रहा है? प्यूपिल से हो रहा है। किससे हो रहा है? प्यूपिल से हो रहा है। ये लेंस है, तो जो हिस्सा लेंस का एक्सपोज्ड है उसको आप प्यूपिल बोलते हैं। अब मान लो प्यूपिल इतना है, क्योंकि आपका ये आइरिस यहां तक आ रहा है तो प्यूपिल छोटा है, ठीक है। अगर आइरिस पीछे चला गया तो वही प्यूपिल क्या हो जाएगा? वही प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, और प्यूपिल जैसे डायलेट करेगा लाइट कैसी आ पाएगी? ज्यादा आ पाएगी। तो लाइट कितनी एंटर करेगी वो प्यूपिल के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो प्यूपिल है वो कितना बड़ा और कितना छोटा होगा वो डिपेंड करेगा आइरिस मसल के ऊपर। तो लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल, या आप सिंपली कह सकते हैं दी आइरिस मसल। तो मसल में ध्यान रखिएगा कि लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस मसल, एंड accommodation of the eye is controlled by the this ciliary muscle. सीलियरी मसल। Okay. Now, one more concept you should always remember, that the sympathetic nervous system is responsible for the dilation of the pupil, right? So dilation of pupil यानी increasing the light entering the eye, मतलब when you are entering a dark room उस टाइम पे pupil dilate कर जाता है और लाइट ज्यादा एंटर करती है, ज्यादा एंटर करना चाहती है, मतलब हम चाहते हैं कि लाइट कम है तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आ सकें, तो प्यूपिल हम डायलेट कर देते हैं अंधेरे कमरे में। तो वो किसका रोल है? वो सिंपैथेटिक का रोल है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल पैरासिम्पैथेटिक का रोल है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? सो इतना ही है आपके आई के बारे में। अगली बात करेंगे ईयर की। किसी को कोई डाउट? सर कभी कभी आपका रेटिनल पिगमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, कोन्स के अंदर, या सॉरी रॉड्स के अंदर, ठीक है ना। तो जब रेटिनल पिगमेंट खत्म हो जाता है तो हमें दिखना आना बंद हो जाता है। मैं बताता हूँ क्या। जब आप ब्राइट रूम में गए, बहुत ज्यादा आप रोशनी में गए, उजाले में गए, तब बहुत सारा रेटिनल रोडोप्सिन रेटिनल और ऑप्सिन में टूट गया, और रोडोप्सिन बचा ही नहीं, और रोडोप्सिन बचा ही नहीं कि आपकी आंखें स्टिमुलेट हो सके। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ रॉड्स के साथ है, कोन्स के साथ नहीं है। लेकिन आप ब्राइट रूम में या ब्राइट लाइट में फिर भी देखते रहोगे, क्योंकि रॉड्स तो काम करने बंद कर दिए हैं लेकिन कोन्स काम कर रहे हैं, राइट? आ रही बात समझ में? तो रेटिनल सॉरी रॉड्स का रोडोप्सिन खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन
कोन्स का अपना पिगमेंटेशन बचा रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखते रहोगे ब्राइट लाइट में। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब आप ब्राइट कमरे से अंधेरे कमरे में आओगे। जैसे ही अंधेरे कमरे में आए, कोन्स तो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको तो ब्राइट लाइट चाहिए। तो अब सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, रॉड्स के ऊपर। और रॉड्स का सारा रोडॉप्सिन एग्जॉस्ट हो चुका है ड्यू टू ब्राइट लाइट, ठीक है ना, इतने फोटॉन चुका है कि सारा रोडॉप्सिन एग्जॉस्ट हो गया है। तो अब क्या होगा, अंधेरे कमरे में आपको कुछ भी नजर आना नहीं होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ रॉड्स। अब क्या होगा, स्लोली ग्रेजुअली जो रोडॉप्सिन है वो वापस फॉर्मेशन होगा, रेटिनल रोडॉप्सिन वापस जुड़ेगा, धीरे 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 जुड़ेगा, वापस रोडॉप्सिन बनाएगा। जैसे वो धीरे धीरे वापस रोडॉप्सिन बनाता जाएगा, वैसे ही आपको हल्का 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 नजर आना शुरू होता जाएगा, फिर आपको धीरे 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 नजर आना लगेगा। और ये होता भी है, ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाओगे, पहले कुछ नजर नहीं आता, फिर धीरे 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 आपकी आंखें अडैप्ट कर जाती हैं, फिर आपको धीरे धीरे चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। वो वापस से रोडॉप्सिन बन रहा है रॉड्स के अंदर, स्लो बन रहा है, इसलिए ये प्रोसेस भी क्या है, स्लो है। अगर एक क्विकली बन जाता तो आप अंधेरे कमरे से ब्राइट रूम से अंधेरे कमरे में आते, आपको फटाफट से दिखने लगता, ठीक है। बट ये प्रोसेस स्लो है, इसलिए आपको धीरे धीरे क्लियर नजर आता है। अगर ये क्लियर है तो हम ईयर की बात करेंगे। सर शुरू ये करें केस ईयर की उल्टा बात। भी होता है क्या? क्या? ये केस उल्टा भी होता है क्या, अगर हम अंधेरे से ज्यादा ब्राइट वाले में जाए तो? हाँ, उसमें भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जो आईज हैं, ठीक है ना, वो अडेप्टेड हो जाती हैं, जैसे कहते हैं डार्क एडाप्टेशन, वो अडेप्टेड हो जाती है डिम लाइट के लिए। तो जैसे ही आप ब्राइट लाइट में जाते हो, एकदम लाइट का एक्सपोजर आपको बढ़ता है, आपका प्यूपिल, आप समझो ना बात को, आपका प्यूपिल डायलेटेड था, ठीक है ना, आप अचानक से बाहर चले गए, ठीक है ना, अभी प्यूपिल को एडजस्टमेंट में एडजस्ट तो क्विकली हो जाएगा, लेकिन उस क्षण भर में एकदम क्विकली इतनी सारी लाइट है आपकी आंखों के अंदर एकदम एकदम से, ठीक है ना। तो उस वो जो लाइट है, वो भी आपके अगेन कुछ चीजों को ब्लीच कर देंगे एकदम से आके, क्योंकि आपकी लाइट, आपके रॉड्स उसके लिए अडेप्टेड थे, तो इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा लगेगा, बट फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजों के अंदर होता है, क्योंकि आपकी आई जहां भी जाती है वैसे अडेप्ट कर लेती है, तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्टेशन रिवर्स करने में। क्लियर है? यस सर। ओके, ईयर की बात करें। आपकी ईयर का डायग्राम बना रहा हूँ। आपकी ईयर में सबसे बाहर जो आते हैं उसको आप पिना बुलाते हैं, ये पिना है, ये सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी है। और मैमल्स भी कौन से, जो एग लेइंग ना हो और जो पानी के ना हो। एग लेइंग और पानी के मैमल्स, मतलब कि व्हेल, डॉल्फिन, सी काउ, इन सब के पास पिना नहीं है। एग लेइंग मैमल्स प्रोथीरियंस, जैसे कि डक बिल, प्लैटिपस, इनके पास भी पिना नहीं है। आपके पास है, क्योंकि आप ना ही एग लेइंग है और ना ही पानी वाले मैमल। आगे बढ़ते हैं। पिना एक्सटेंडेड है, इस कैनाल को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। और ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये आपके टिम्पैनम, यानी आपकी जो मिडल ईयर, सॉरी, जो टेम्पोरल बोन की कैविटी में, जो टेम्पोरल बोन, जो आपकी ये वाली बोन की क्रेनियम में, उसकी ओपनिंग के अंदर एक कैनाल है, ठीक है। और ये कैनाल जाके खत्म हो जाता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे, जिसको आप डायफ्राम बुलाते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको आप डायफ्राम बुलाते हैं, और इसको आप टिम्पैनम भी बुलाते हैं। और यहां से लेकर यहां तक पिना, ऑडिटरी कैनाल, और ऑफ कोर्स ऑडिटरी मीचस, यानी ऑडिटरी ओपनिंग। मीचस मतलब ओपनिंग, MEEUTS, सॉरी, MEETUS, ऑडिटरी मीचस या ऑडिटरी ओपनिंग। तो बहुत सिंपल है, पिना, ऑडिटरी ओपनिंग, ऑडिटरी कैनाल, खत्म हो गया किसके ऊपर, टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के ऊपर। इतना है आपका आउटर ईयर। आउटर ईयर में कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आउटर ईयर खत्म हो गया, अब शुरू होता है मिडल ईयर। अब आपका जो मिडल ईयर है वो सिर्फ बोन से बना हुआ है, उसमें सिर्फ बोन्स है, 3 बोन्स है। हैमर लाइक मैलियस, ठीक है। दूसरी बोन एनुअल लाइक इनकस, और फिर आखिरी में है स्टेप्स।
तो मैलियस है, इंकस है, स्टेप्स है। क्लियर है पॉइंट? मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ इसको ताकि आपको नजर आ जाए, बाकी कवर अप नहीं हुआ। सर दिख रहा है वो भी। नहीं, ये तो हो गई, आगे फिर इनर ईयर नहीं बनेगा ना। तो मैलियस है, इंकस है और लेट से स्टेप्स है। ठीक है ना? तो 3 बोन्स है, मैलियस, हैमर, इंकस, एनविल, स्टेप्स, स्टिरअप। तो मैलियस, इंकस, स्टेप्स याद रखिएगा। ये आपका मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर में कोई डाउट? नो सर। ओके। इसके बाद फिर आपका तो सर इनर ईयर शुरू होता है। ये आपका इनर ईयर है। पहले तो ये नॉर्मल से सीधा सा ही है, ठीक है ना? फिर उसके बाद ये फोल्ड हो जाता है, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना? फोल्डेड पार्ट को हम कॉक्लिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कॉक्लिया। तो फोल्डेड पार्ट इज कॉक्लिया, ठीक है? कॉक्लिया से नर्व जा रही है जो आपके हियरिंग में मदद करेगी। किसमें मदद करेगी? हियरिंग में मदद करेगी, सुनने में मदद करेगी। कॉक्लिया से नर्व जा रही है। और ये कॉक्लिया है, ये वाला हिस्सा, इसको आप बोल सकते हैं, इसका अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप सिंपली आप वेस्टिबुलम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेस्टिबुलम बोल सकते हैं। और इसके ऊपर 3 कैनाल्स हैं जिसको आप सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलेंगे। 1, 2, 3। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, मतलब 3 हाफ सर्कल शेप्ड है। मतलब कि कैसा, अगर आप समझने की कोशिश करें यहां पर, तो 3 एक्सिस में 3 कैनाल है। मतलब कि 3 एक्सिस में, एक लेटा हुआ है, ठीक है? मतलब एक्चुअल में जो लेटा हुआ है वो ऐसे लेटा हुआ है, एक ऐसे लेटा हुआ है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना? तो एक आपके कान के एकदम अंदर की तरफ एंटीरियर वन, एक बाहर की तरफ पोस्टीरियर वन और बीच वाला लेटरल वन। तो 3 आधे आधे स्ट्रक्चर्स हैं, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है ना, जो वेस्टिबुलम का पार्ट है, ठीक है ना, और कॉक्लिया, ये सब मिला के आपका लैबिरिंथ बनाता है। और लैबिरिंथ मतलब इनर ईयर। क्या बोला मैंने? लैबिरिंथ। ये हो गया आपका लैबिरिंथ, यानी आपका इनर ईयर। इसका ये पार्ट हो गया वेस्टिब्यूल, ये पार्ट हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एससीसी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, आधे सर्कुलर कैनाल, और क्या? कॉक्लिया। तो ये 3 हिस्से मिलकर आपके बन गया, कौन सा क्या बन गया? लैबिरिंथ बन गया, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप्स के 2 हिस्से हैं और 2 जगह से वो वेस्टिब्यूल से टकरा रही है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप ओवल विंडो बोलते हो। क्या बोलते हो? ओवल विंडो। ओवी लिख दिया मैंने, ओवल विंडो, डब्ल्यू करेगा, ओ डब्ल्यू, ओवल विंडो। और नीचे वाला हिस्सा स्टेप्स का, इसको आप बोलते हैं द राउंड विंडो। तो 2 विंडो है, एक ओवल विंडो और एक राउंड विंडो। तो स्टेप्स 2 जगह से टकरा रही है, मिडल इनर ईयर से। ऊपर वाला हिस्सा ओवल विंडो, नीचे वाला हिस्सा राउंड विंडो। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? और आखिर में यहां से एक ट्यूब जा रही है जो आपके फेरिंक्स की तरफ जाएगी। इस ट्यूब को हम बुलाते हैं यूस्टैशियन ट्यूब, जो आपके ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंक्स के साथ। किसके साथ? फेरिंक्स के साथ। तो ये आपके ईयर का डायग्राम है। एक आखिरी चीज बता रहा हूं, आपके वेस्टिब्यूल से भी एक नर्व जा रही है और ये दोनों नर्व फाइनली मिल जाती है। ये दोनों नर्व फाइनली मिलती है, ठीक है ना? एक जा रही है कॉक्लिया से, एक जा रही है वेस्टिब्यूल से। दोनों ही ऑडिटरी नर्व है। एक को आप बुला सकते हैं वेस्टिब्यूल की ऑडिटरी नर्व, यानी वेस्टिबुलर ऑडिटरी नर्व। एक को आप बुला सकते हैं कॉक्लिया की ऑडिटरी नर्व, यानी कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व। तो एक कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व है, एक वेस्टिबुलर ऑडिटरी नर्व है। दोनों के फंक्शन अलग अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों के फंक्शन अलग अलग है। जो वेस्टिबुलर ऑडिटरी नर्व है वो आपके
बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ऑडिटरी या कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व है वो आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका जो ईयर है वो दो काम करता है, एक बैलेंसिंग और एक सुनना। बैलेंस के लिए वो मदद लेता है मेनली वेस्टिब्यूल की, और सुनने के लिए वो मदद लेता है पूरे ईयर की और मेनली कॉक्लियर की। क्लियर पॉइंट? सुनने के लिए पूरा ईयर हेल्प करेगा, लेकिन मेनली कौन हेल्प करेगा? कॉक्लिया। तो कॉक्लिया से जाने वाले नर्व आपको सुनाएगी, और वेस्टिबुलर से जाने वाली जो ऑडिटरी नर्व है वो आपको बैलेंस की जरूरत है, ये बात बताएगी। ये क्लियर है? डायग्राम ऑफ द ईयर क्लियर है? अगर ये क्लियर है, मैं आगे एक दो छोटी छोटी बातें और करूंगा इसके बारे में। सर लिसनिंग में ओवल विंडो और राउंड विंडो का कोई रोल नहीं है? मैं वो बताऊंगा, हियरिंग मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं। अभी मैं तो बस आपको जो डायग्राम बताया है जितना, अभी मैं आपको एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। आप बस मुझे ये बताओ कि जो डायग्राम बनाया है मैंने ईयर का, जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द ईयर जो है, ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ओके। तो अगर आपको ये बात क्लियर है, ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे मिटा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपका ये डायग्राम ले लेते हैं, ये आपका ये। अब मैं आपका क्या बना रहा हूँ? इनर ईयर बना रहा हूँ। कैसे है? एक ट्यूब, फिर ये ट्यूब फोल्ड हुई, एक बार फोल्ड हुई, दो बार फोल्ड हुई, फिर थोड़ी सी और फोल्ड हुई। समझ रहे हो? मतलब है तो एक ट्यूब ही, कॉक्लिया कुछ भी नहीं है, एक ट्यूब ही है। सॉरी, वो ट्यूब भी अपने ऊपर क्या है? फोल्डेड है, मतलब खुद पे ही फोल्डेड है। समझ रहे हो? इस तरीके से आगे बस समझ में। अब मैंने क्या किया, इस खुद पे फोल्ड हुई ट्यूब को खोल दिया। आई ओपन इट अप। जैसे आई ओपन इट अप, व्हाट आई सी इज, मान लो मैंने इसको पूरा खोल दिया, राइट? जब मैंने इसको पूरा खोला तो मेरे को इसमें तीन कंपार्टमेंट नजर आए। कितने कंपार्टमेंट? तीन। एक कंपार्टमेंट ये, दूसरा ये, और तीसरा नीचे वाला। मतलब मैंने क्या देखा, ये सिंगल ट्यूब नहीं है, ये टायर की तरह है। एक बाहर की ट्यूब, एक अंदर की ट्यूब। तो इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसकी वजह से तीन कंपार्टमेंट बन गए हैं, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ये समझ पा रहे हो भाई? इसका मतलब कैसा हुआ कि मैंने एक बोरी के अंदर, ठीक है ना, एक एक दूसरा एक लेट से एक दूसरा कंटेनर टाइप का डाल दिया, ठीक है ना? तो एक कंटेनर की स्पेस, एक बोरी और कंटेनर की बीच की स्पेस ऊपर की तरफ, एक बोरी और कंटेनर के बीच की स्पेस नीचे की तरफ। समझ रहे हो? तो दो ट्यूब्स हैं, एक बाहर की ट्यूब है और एक अंदर की ट्यूब है। ये क्लियर है? जी सर। अब जो ऊपर वाली ट्यूब है, इन सबके अपने अपने नाम है। मैं सबका नाम लेता हूँ स्केला। इसके लिए मैंने प्रीफिक्स लगा दिया स्केला। स्केला क्या क्या सफिक्स अलग अलग लग जाएंगे। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, एंड स्केला टिम्पानी। तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पानी। और वेस्टिबुलाई की जो शुरुआत है वो ओवल विंडो से हो रही है, और टिम्पैनी का जो खात्मा है वो राउंड विंडो से हो रहा है। तो वेस्टिबुल स्काला वेस्टिबुलाइज शुरू होता है ओवल विंडो से, और मीडिया जो है, सॉरी, जो टिम्पानी है वो खत्म होता है राउंड विंडो पे। आ रही है बात समझ में? तो ओवल विंडो पे वेस्टिबुलाई की शुरुआत होती है और खत्म होता है टिम्पैनी पे। शुरुआत खत्म का कॉन्सेप्ट क्या है? शुरुआत खत्म का कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्टिबुलाई और टिम्पानी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। ये पेरिलिम्फ फ्लूइड इस तरीके से फ्लो करता है। ये यहां से गया,
और घूमता हुआ ही वापस आया, मतलब पेरिलिफ्ट की शुरुआत घूमने की हो रही है ओवर विंडो से, खात्मा हो रहा है राउंड विंडो। फिर कौन सा फ्लूइड है ये, इसको बोला हमने पेरी, मतलब आउटर लिम्फ, ठीक है ना। और ये 1 और 3 को मिला के हम, मतलब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, ये जो बाहर का जो ईयर का पार्ट है, इसे हम बोनी लैब्रिंथ भी बोलते हैं। बोनी, बोनी लैब्रिंथ, लैब्रिंथ हो गया इनर ईयर बाहर वाला, क्योंकि उसके सराउंडिंग में बोन रहते टेम्पोरल बोन, तो बोल दिया बोनी लैब्रिंथ। और जो स्केला मीडिया है, जो अंदर की ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, क्योंकि इसके बाहर वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी दो मेम्ब्रेन्स हैं, इसलिए मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और अंदर भी एक अलग फ्लूइड फ्लो करेगा, और जो अलग फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं द एंडोलिम्फ, ठीक है। तो क्या बोलिए मैंने आपको, मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर देता हूं। 3 पार्ट्स है, वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पैनी। वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ फ्लो कर रहा है, जो घूमता हुआ टिम्पैनी के पास जा रहा है, और ये पूरे को बोनी लैब्रिंथ से बोल रहे हैं। मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ फ्लो कर रहा है, जो घूमता हुआ इसी के अंदर आपस में घूम रहा है, ठीक, क्लियर। अब एक पॉइंट और समझना, मीडिया में एक सेंसरी ऑर्गन रहता है, ठीक है, ध्यान समझेगा। मीडिया में क्या है, हाँ, मतलब कि यहां पर एक सेंसरी ऑर्गन रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, मीडिया में एक सेंसरी ऑर्गन रहता है, ध्यान से समझिएगा। उसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या नाम दिया मैंने, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब इस बात को ध्यान से समझेगा, जैसे ही वाइब्रेशन आई, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता रहा हूं, जैसे ही वाइब्रेशन आई, सबसे पहले आपका टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, आपका डायफ्राम वाइब्रेट करेगा। डायफ्राम वाइब्रेट करने की वजह से आपका मैलियस इंकस और स्टेप्स वाइब्रेट करेगा। मैलियस इंकस स्टेप्स वाइब्रेट करने की वजह से वही वाइब्रेशन आपके पेरिलिम्फ में जनरेट होंगी, यानी इस पे जनरेट होंगी, ओवर विंडो से जनरेट होंगी। उसके वाइब्रेशन से, ओवर विंडो की वाइब्रेशन में से अब पेरिलिम्फ के अंदर वाइब्रेशन आ जाएंगी। वो वाइब्रेशन पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में आएंगी, और एंडोलिम्फ से वो वाइब्रेशन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को स्टिमुलेट करेंगी, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से ही जा रही है आपकी ऑडिटरी नर्व ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व, और आप हियरिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझे मैंने क्या बताया। मैंने बताया सबसे पहले आपको आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करी आपके पिनल में, उसको मिटा देते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैप्चर करने वाला आपका पिना है, ठीक है ना। अब डायग्राम बना लो, अब मैंने कॉक्लिया खोल दिया है, ठीक है ना। अब मैंने कॉक्लिया क्या किया है, खोल दिया है, अभी बंद नहीं है, अभी खुला हुआ कॉक्लिया, है ना, ऐसा है, राइट। और यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, यहाँ से नर्व जानी कुछ, है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर करी वाइब्रेशन आपने, इसका काफिला काम कैप्चर हो गया। फिर आपका डायफ्राम वाइब्रेट हुआ, और तो इस तरीके से भाई जैसे ड्रम पे मारते हैं तो ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। फिर ऊपर नीचे एम्प्लीफिकेशन हुआ साउंड का, आपका मैलियस इंकस स्टेप्स, तो पिना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, मैलियस इंकस स्टेप्स, इसकी वजह से रिपल्स जनरेट होंगे। यहाँ पे वेव जनरेट हुई पेरिलिम्फ में, पेरिलिम्फ की वेव ट्रांसफर हुई एंडोलिम्फ में, एंडोलिम्फ की वेव को सेंस किया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ने, और इंफॉर्मेशन दे दी किसको, ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे दी। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। कौन रिस्पॉन्सिबल है, आधा हिस्सा कौन, कॉक्लिया, जो कैसा है, फोल्डेड है। बचा हुआ ये हिस्सा और सेमी सर्कुलर कैनाल किसके लिए है। अब ध्यान से समझिएगा, आखिरी चीज बता रहा हूं ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट।
सेमी सर्कुलर कैनाल में एक सेंसरी ऑर्गन है क्रिस्टे एम्पुलारिस। क्रिस्टे एम्पुलारिस मतलब ये सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे, उसके स्वोलन पार्ट पे एम्पुला में होता है, इसलिए इसे एम्पुलारिस बोलते हैं। क्रिस्टे एम्पुलारिस एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम सुनिए, इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ वेस्टिब्यूल में है, कॉक्लिया में नहीं है, वेस्टिब्यूल में है, उसका नाम है मैक्युला। एक है मैक्युला, एक है क्रिस्टे, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा सवाल, आपका जो डायनामिक बैलेंस है, मतलब मैं ऐसे चल फिर रहा हूं, राइट लेफ्ट आ रहा हूं, जा रहा हूं, राइट में मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ गया, तो ये जब मैं चल फिर रहा हूं या घूम रहा हूं, उस टाइम पे मेरी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जो दे रहा है वो क्रिस्टे है। मतलब जब मैं घूम रहा हूं तो मुझे राइट में बैलेंस करने की जरूरत है या लेफ्ट में बैलेंस करने की जरूरत है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को कौन दे रहा है? क्रिस्टे दे रहा है। मतलब डायनामिक बैलेंस के लिए, डायनामिक मूवमेंट के बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रिस्टे एम्पुलारिस। लोकेशन इज सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा है मैक्युला। मैक्युला आपके वेस्टिब्यूल में है, ठीक है, और वेस्टिब्यूल में यूट्रिकुलस और सैक्युलस दो जगह होती है, वहां होता है। वेस्टिब्यूल के दो पार्ट्स हैं, ये वाला हिस्सा एनसीईआरटी में पड़ेगा, जो सेमिसर्कुलर कैनाल से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं यूट्रिकुलस, यूटीआरआईसीयूएलयूएस, यूट्रिकुलस, और जो पार्ट कॉक्लिया से कनेक्टेड है उसे बोलते हैं सैक्युलस। तो यूट्रिकुलस से कनेक्टेड यूट्रिकुलस और सैक्युलस, वहां पे क्या रहेगा? मैक्युला। ये आपके डायनामिक स्टैटिक बैलेंस के लिए जरूरी है। मतलब मैं खड़ा हूं, मेरे हेड टेढ़ा हो गया, तो हेड टेढ़ा हो गया तो मेरे हेड में इधर से फोर्स लग रहा है, हेड नीचे जा रहा है। अब यहां से फोर्स लग रहा है कि मेरा हेड गिरे ना, तो हेड को गिरने से या इस तरीके से ऐसे हो जाने से बचाने के लिए फोर्स लग रही है इस तरह से, और फोर्स लगानी है, ये बात कौन बताएगा? ईयर बताएगा। ईयर का कौन सा पार्ट? मैक्युला। और मैक्युला और क्रिस्टे कौन से वाली नर्व से काम करेंगे? ऑडिटरी। कौन सी ऑडिटरी? वेस्टिबुलर ऑडिटरी नर्व। और कॉक्लिया का ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किससे काम करेगा? कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व। तो तीनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। क्रिस्टे डायनामिक बैलेंस, मैक्युला स्टैटिक बैलेंस, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हियरिंग। तीन काम है आपके ईयर के, और मैंने आपको बता दिया कि कहां का क्या क्या है। किसी को कोई डाउट? नो सर। आपकी क्लास का भी टाइम हो गया, तो आप मुझे बताइए, कोई डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा। फिर कोई डाउट्स होंगे अगली बार पूछेगा। लास्ट चैप्टर रह गया हमारा ऑलमोस्ट 11th के टॉपिक में, एनिमल किंगडम रह गया, जानता हूं मैं, उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो आपके आखिरी चैप्टर आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें 2-4 ग्लैंड्स के बारे में बात करके वी विल स्टार्ट क्लास 12 इन सब्सिक्वेंट क्लासेस, ठीक है। सर 11th के बाद फिर फुल सिलेबस टेस्ट लोगे ना आप? हाँ जी, क्या कह 11th रहे हैं का आप? सिलेबस खत्म होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे ना आप? हाँ, एक बार 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर आपका एनिमल किंगडम और कॉकरोच को हटा के जितना पढ़ाया है उसका फुल टेस्ट लूंगा मैं।